शायद ये सब की वजह से अब आपकी एक बायोपिक आ रही है, ग्राउंड जीरो। आपका किरदार निभा रहे इमरान हाशमी जी, मगर हमने इमरान हाशमी जी को सिर्फ रोमांटिक रोल्स करते हुए देखा है। उनका किरदार आपके नाम के साथ NND दुबे का, जो आपने कहा कि 137 मिनट द टैग विल बी देयर, आपको क्या लगता है वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? 17 महीने लगे आपको इन्वेस्टिगेशन करने में, ऐसा क्या ब्रेक थ्रू मिला दैट यू कुड कनेक्ट द डॉट्स? तो ये जो घटना हुई, इस घटना का कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा था और इस घटना पे वर्ल्ड की जितनी टॉप कंट्रीज थी उसकी लीडरशिप ने बड़ा शार्प रिएक्शन किया था। और गाजी बाबा इतना तिलिस्म था कि वो बहुत ही सीक्रेसी में रहता था, हाइडिंग्स उसकी बहुत ही परफेक्ट थी। पार्लियामेंट एनकाउंटर के दौरान आपको बहुत सारी गोलियां लगी, यहाँ तक कि एक गोली अभी भी आपके शरीर के अंदर, यू टेल, एक सोवेनियर है मेरे लिए। और ये लोग साइलेंसर पिस्टल से शूटिंग करके और गलियों में, कोचों में और भीड़ भरे एरिया में भाग जाते थे। उनकी मौजूदगी में, जबकि प्रधानमंत्री महोदय स्वयं श्रीनगर शहर में थे, जैश ए मोहम्मद ने लाल चौक में एक होटल पे अटैक किया उसी दिन, सेम नाइट 27 को की जो सबसे बड़ी दो चुनौतियां रही हैं, एक तो पंजाब टेररिज्म, पंजाब का आतंकवाद, और बैक टू बैक कश्मीर का आतंकवाद। ये कन्वर्सेशन हमने सुन के लिख रखा था, हमने उस डेटा से उसको काउंटर किया। अच्छा, तो वो काउंटर किया तो सही निकला, उसने बोला हाँ सर हमने वो काम किया। कन्वर्सेशन इज एक्चुअली वेलकम टू द चेंज कोड, वाइब पितेटी, बदलाव से बदलाव की ओर। कोई भी देश महान नहीं बनता अगर उन्हें महान बनाने वालों की कदर ना की जाए। हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने, हमारे भारत ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे बुरे दिन देखे, जहाँ से निकालने के लिए नए नए नायकों की ज़रूरत थी। आज उनमें से एक नायक, उनमें से एक हीरा हमारे साथ मौजूद है। BSF के पूर्व DIG NND दुबे सर, जिनकी वीरता और साहस के लिए भारतीय सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उनकी बायोपिक हम बड़े पर्दे में जल्द देखने वाले हैं, ग्राउंड जीरो के नाम पर, जिनके किरदार निभाएंगे इमरान हाशमी जी, और प्रोडक्शन हाउस बड़े नाम है, फरहान अख्तर जी और जोया अख्तर जी। हेलो सर, वेलकम टू द चेंज कोड। थैंक यू। सो हाउ डू यू फील बीइंग इन द चेंज कोड? बहुत समय बाद एक तो आपसे मिल रही हूँ मैं। 3 साल पहले हम मिले थे जब आप वर्किंग में थे, हम शायद लोधी कॉलोनी में मिले थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 3 साल पहले मुलाकात हुई थी वो BSF के इंस्टीट्यूशन में, तो तब इस तरह के विचार आए नहीं थे कि हम लोग शायद इस तरह के एक ओकेजन और प्लेटफॉर्म पे इन विषयों पे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस टाइम एंड No, your story is very inspiring, especially for the youth जो सच में फोर्स में जाना चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया में हमें रील्स देखने को मिलता है कैसे हमारी भारतीय सेना देश की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल हम रुक जाते हैं उस रील पर और बार बार हम स्क्रॉल करते हैं देखने के लिए कि हम तो चैन की नींद सो रहे हैं, मगर जो वीरता और साहस के साथ जो सेना कर रही है वो कैसे कर रही है, वो रील्स हमें बताती है। मगर आपके ज़माने में कुछ नहीं था ऐसा, साइलेंटली आपने सब कुछ कर दिया और स्मूथली देश की रक्षा करते हुए अपने जिस्म में गोली भी ले ली। तो आपने कैसे कर दिखाया सर ये? देश का वो जो समय चल रहा था, आपने देखा होगा पूरे पर्सपेक्टिव में कि जब मिलेनियम चेंज हो रहा था 1990 से लेके जो बाद का पीरियड था, तो वो करीब 1.5 डिकेड, ऑलमोस्ट 15 साल तक का जो टाइम था, वो बड़ा ही क्रिटिकल भी था और उसमें बड़े लैंडमार्क, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें देश ने देखी हैं। और आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेंगी। और इसको कहा जाए तो मेरी जनरेशन, खास करके पर्सन लाइक मी, जिसको कि सीमा सुरक्षा बल BSF में काम करने का मौका मिला, और हम वो जनरेशन है जिसको भारत में पिछली शताब्दी की जो सबसे बड़ी 2 चुनौतियां रही हैं, एक तो पंजाब टेररिज्म, पंजाब का आतंकवाद, और बैक टू बैक कश्मीर का आतंकवाद, दोनों फ्रंट पे काम करने का जो मौका मिला, ये एक जनरेशनल एडवांटेज भी रहा है। और शायद वो सिचुएशन दोबारा रेप्लिकेट भी नहीं होगी तो किसी और फॉर्मेट में होगी।
और उस समय हम लोगों ने इन चुनौतियों को एक ड्यूटी के तौर पे किया था, क्योंकि इतने बड़े देश ने, इतनी बड़ी सरकार ने बीएसएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जम्मू कश्मीर की स्थिति को डील करने का मौका दिया, जिसमें कि श्रीनगर शहर मुकम्मल तौर पे बीएसएफ के हाथ में था, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, टेररिज्म से लड़ने की सिचुएशन जो कि पूरी एक नई चीज थी, तो उसका हिस्सा बनने के बाद ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्यूटी के तौर पे लिया था। हमें ये नहीं लगा कि हम कुछ बड़ा विशेष काम करने आ रहे हैं, हमें लगा ये हमारे ड्यूटी का हिस्सा है। और शायद उस वक्त इतनी रील्स वगैरह का चलन कुछ नहीं था, सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, अनटोल्ड स्टोरीज बहुत थी, बहुत सारे ऐसे लोगों ने काम किया कि जिनके काम का पूरा अकाउंट पब्लिक को पता भी नहीं है। तो इससे ये लगता है कि जो काम मिला है आपको, उस काम को एक ड्यूटी के तौर पर आप करते रहिए, और मुझे लगता है सक्सेस, फेम, ग्लोरी, इट कीप्स फॉलोइंग यू। उसका आपके जीवन से जहां कनेक्ट होना है वो हो जाएगा। दैट इज अ स्टार ऑब्वियसली इन योर दैट इज द स्टार। करेक्ट। मैं इसको इस नजरिए से ही देखता हूं। किसी भी कंट्री में जब हमला होता है तब लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं। हमारे देश में भी दिसंबर 2001 में हुआ था। सो एज अ सिटीजन और बीइंग इन अ वेरी सीनियर पोस्ट, आपने उस हमले को कैसे देखा? भारतीय संसद पे जो 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था, उससे पहले इतिहास में दुनिया की किसी भी संसद पे कोई हमला नहीं हुआ था। तो भारत एक ऐसा देश था जिसकी पार्लियामेंट पे दिन दहाड़े, वो भी तब जब पार्लियामेंट सेशन में थी, जैश ए मोहम्मद के करीबन आफ्टरनून में हुआ, 11 बजे के करीब, 11 बजे के टाइम पे, तो जैश ए मोहम्मद के खुदकश आतंकवादियों ने, जिसकी पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में की गई थी और उसका जो मास्टरमाइंड था गाजी बाबा था, तो उन्होंने ऐसा साहस जुटाया कि पार्लियामेंट सेशन में है, 242 honorable members of parliament, they were inside the house. 242. Yeah, they were inside the house. और ऐसी सिचुएशन में हमला करके शायद हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी के मंदिर पे हमला हुआ था। That was the actual क्योंकि जो कश्मीर का आतंकवाद 88 लेट 89 से शुरू हुआ, तो उसका 2001 में आकर के ये परिणति होगी, यानी उसका मैग्नीट्यूड इतना ऊंचा हो जाएगा, और आतंकवादी और पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल की प्लानिंग करेंगे कि टू हैव एन ऑडेसिटी टू अटैक योर डेमोक्रेसी, योर पार्लियामेंट। तो ये एक बहुत बड़ी घटना मानी गई थी। और उससे पहले सिर्फ 9/11 WTO अमेरिका में जो अटैक हुआ था, जैसा कि आपको पता है अलकायदा ने प्लान किया था, तो उसके बाद का देखा जाए तो दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट के ऊपर दिन दहाड़े हमले की ये पहली घटना थी, और ये घटना जैश ए मोहम्मद ने किया था। इस घटना का कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा था, और इस घटना पे वर्ल्ड की जितनी टॉप कंट्रीज थी उसकी लीडरशिप ने बड़ा शार्प रिएक्शन किया था। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री एल.के. अडवाणी जी ने बयान दिया था कि अगर आतंकवादियों का ये हमला उनके प्लानिंग के हिसाब से सक्सेसफुल हुआ होता, तो शायद पार्लियामेंट का पूरा फ्लोर जो है खून से भर गया होता। The blood room yeah, बोला था 242 people, not a joke. Yeah. और आतंकवादी अभी कुछ समय पहले ही IC 814 की किडनैपिंग करके उसको कंधार ले गए थे। उसमें उनकी, आपको पता है क्या डिमांड्स थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस तरह से इम्प्रेस करना चाहते थे। अगर उसको एक उदाहरण के तौर पे आप कनेक्ट करिए इस घटना से, तो अगर ये घटना सक्सेसफुल होती तो वो पता नहीं क्या क्या डिमांड करते हमारी लीडरशिप से, और भारत की इमेज और उसकी प्रेस्टीज स्टेक पे था। तो इसलिए इस घटना को बहुत बड़ी घटना माना गया था। 17 महीने लगे आपको इन्वेस्टिगेशन करने में, ऐसा क्या ब्रेक थ्रू मिला दैट यू कुड कनेक्ट द डॉट्स? एक्चुअली जैसा आपको पता है, ये घटना हुई थी पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन न्यू दिल्ली में। तो इसकी FIR भी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। पोटा लॉ के तहत FIR नंबर 1 2001, और इसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने किया था, और इसका जो ऑपरेशनल फॉलोअप है वो कंप्लीट स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने किया था।
और उनके लिए गाजी बाबा, तारिक भाई, ये पूरे कॉन्स्पिरेटर जो है एक तरह से बहुत बड़े वांटेड टेररिस्ट थे। ट्रायल कोर्ट ने इस तरह का आदेश जारी किया गया था कि इनको आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंटरपोल की भी मदद लेनी है तो मदद लीजिए, लेकिन इनको पकड़ के लाया जाए एंड दे हैव टू फेस द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो दैट वाज द लीगल रिक्वायरमेंट। तो भारत के कानून के हिसाब से वो नंबर 1 टेररिस्ट थे, एब्सकॉन्डर्स थे, बिकॉज दे वर द कॉन्स्पिरेटर ऑफ द अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट। इसके फॉलोअप के लिए दिल्ली पुलिस की टीम बहुत दफा वो लोग कश्मीर आए, और ये एक इत्तेफाक था कि 2000 में मैं सेकेंड फेज कश्मीर पार्ट 2 सेकेंड डिप्लॉयमेंट में मैं 2000 में कश्मीर में गया, और मैं बीएसएफ की बटालियन का हिस्सा बना। और वो बटालियन डाउनटाउन अगर कहते हैं तो श्रीनगर शहर का जो इलाका है उसको डाउनटाउन कहते हैं। वहां मेरी तैनाती हुई, और तैनाती के बाद पार्लियामेंट अटैक भी मेरे, जब मैं कश्मीर में था तभी हुआ। मैं 2000 में चला गया और 2001 में अटैक हुआ। और 2000 में गाजी बाबा ऑलरेडी इंडियन सॉइल पर काफी स्थापित हो चुका था। स्थापित इसलिए हुआ था कि 31 दिसंबर 1999 को IC-814 को कंधार टारमैक पे छुड़ाने के एवज में जिन 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया था, उसमें जैसा कि आपको पता है मौलाना मसूद अजहर एक टेररिस्ट था, जो कि बाद में छूटने के 20-21 दिन बाद उसने जैश ए मोहम्मद नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की थी बहावलपुर से 21 जनवरी 2000 को। वो 31 दिसंबर 1999 की रात को छूटा, और उसने उसके ठीक 21 डेज बाद, 3 हफ्ते बाद, बहावलपुर राज्य पंजाब पाकिस्तान से उसने घोषणा की कि जैश ए मोहम्मद एक नया आउटफिट है जो मैं लॉन्च कर रहा हूं, क्योंकि उसका मनोबल इतना बढ़ चुका था कि भारतीय जेल से इतने सालों बाद उसे छोड़ा गया, और छोड़ा भी गया IC-814 हाईजैकिंग के एवज में। तो वो ओवरनाइट हीरो बन गया पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये तो कितना बड़ा आदमी है जो इतनी हिम्मत के बाद इस तरह की मतलब करके आया, और बड़ा वो कहते हैं कि उसका बड़ा सेलिब्रेशन हुआ बहावलपुर में कि ही इज द एक्चुअल हीरो ऑफ पाकिस्तान सॉइल। तो उसने जो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, उसका इंडियन लैंड पे जो चीफ था वो गाजी बाबा था। जैसा कि गाजी बाबा को घोषित कर दिया था कि भारतीय उसामा बिन लादेन जी, बट मैंने सुना है कि किसी ने उनको देखा नहीं था, बट उनकी आइडेंटिटी बाहर कैसे निकली? जो पार्लियामेंट अटैक में जो कुछ मुलजिम गिरफ्तार हुए थे, जिसमें एक अफजल गुरु भी था, तो उनके बयान और उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से गाजी बाबा की एक कंप्यूटर स्केच फोटो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शेयर की गई थी, जिसको दिल्ली पुलिस ने शेयर किया था, और वही तस्वीर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास अवेलेबल था कि जैसे कभी पकड़ा जाए तो दरमियानी हाइट क्या है, वजन कैसा होगा, कैसा दिखता है, बस उस तस्वीर के अलावा कोई तस्वीर नहीं थी। अब सवाल आता है कि हम पहुंचे कैसे? और गाजी बाबा इतना तिलिस्म था कि वो बहुत ही सीक्रेसी में रहता था, हाइडिंग्स उसकी बहुत ही परफेक्ट थी, और उसने ट्रेनिंग ली थी टिपिकल ISI के अंडर, और पाकिस्तान आर्मी के मेजर के रोल पे था वो। तो उसने एक अच्छी खासी अफगानिस्तान के अंदर रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट गुरिल्ला लड़ाई की उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग थी, और वो एक्चुअल एक जमा हुआ टेररिस्ट था। और जैसा कि स्टार्ट ऑफ 90s में रशियन फोर्सेस वापस चली गई बैरक्स में, और तालिबान का हुकूमत आया अफगानिस्तान में। उस हुकूमत के बाद ये जितने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मुजाहिदीन थे, जिसका गाजी बाबा पार्ट था, तो वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हुआ, और ISI ने उसको जम्मू कश्मीर इलाके में भेजा टेररिज्म फैलाने के लिए। और उसका जो सरवरा था मौलाना मसूद अजहर, वो बदकिस्मती से गिरफ्तार हो गया अनंतनाग JNK में 39th डे ऑफ हिज एंट्रेंस इन इंडियन टेरिटरी। इंडिया में वो मालदा बॉर्डर से पश्चिम बंगाल से घुसा था फेक पोर्तुगीज पासपोर्ट पे। जम्मू से वो अनंतनाग गया, साउथ कश्मीर में जो पहला अंडरग्राउंड प्रेस कॉन्फ्रेंस
विदाउट नॉलेज ऑफ एनीवन, उसने वो होल्ड किया, जिसमें सजाद अफगानी कोटली पीओके के रहने वाला टेररिस्ट का राइट हैंड था। और ये कार्रवाई करके निकले ही थे कि इनकी एम्बेसडर कार अनंतनाग चौराहे पे खराब हो गई। अच्छा। तो इसको भी नहीं इस बात का अंदाजा था कि पकड़ा जाएगा। उसे 39 दिन ही इसकी इंडिया में ओपन लाइफ थी, और वो बीएसएफ पेट्रोल ने इसको शक के आधार पर पकड़ा और उसका इंट्रोगेशन और बाकी आगे की कार्रवाई हुई। कोट बलवाल जेल जम्मू में वो लाश कर दिया गया। वो इतना इंपॉर्टेंट था एसआई के लिए मौलाना मसूद अजहर, और वो आज भी जिंदा है। जैशे मोहम्मद की लगाम अभी भी वही चला रहा है। और आज मैं बोल रहा हूं तो कल परसों के कठुआ के इनकाउंटर में भी जैशे मोहम्मद ही था। जैशे मोहम्मद के टेररिस्ट मारे गए हैं, अभी परसों की न्यूज है, जिसमें 4-5 दिन जेकेन पुलिस कठुआ और जम्मू बॉर्डर पे टेररिस्ट का पीछा कर रही थी, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर के कार्मिक शहीद हुए हैं और कल ही उनकी बॉडी गई है, एक दिन पहले हमारे इंटरव्यू के। अच्छा। वही जैशे मोहम्मद है और उसका सरवरा अभी भी मौलाना मसूद अजहर है। तो ये मौलाना मसूद अजहर आपके अनंतनाग से बीएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जब ये जेल चला गया तो पाकिस्तानी ऑपरेटर्स को इस बात की बड़ी फिक्र हुई कि जिस मकसद के लिए इसको इंडियन सॉइल पर भेजा गया था वो काम अब कौन करेगा। तो इसकी लीडरशिप को रिप्लेस करने के लिए गाजी बाबा एलओसी के थ्रू इंडिया में दाखिल हुआ। ठीक है। और उनकी एज लगभग जब वो मारा गया था तो उसकी एज आई थिंक 36-37 थी। वेरी यंग। तो जब दाखिल हुआ तो गाजी बाबा ने उसके लीडरशिप को रिप्लेस किया, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर जेल जा चुका था। अब मौलाना मसूद अजहर भी पाकिस्तानी ऑपरेटर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने उसको छुड़ाने के लिए 3-4 कोशिशें की। वो सारी कोशिशें इंडियन सॉइल में की, जम्मू कश्मीर में किया, और उसका लास्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रायल हाईजैकिंग IC-8। जैसा आप बता रहे हो ऐसे लग रहा है हम पूरी मूवी देख रहे हैं। आशना, सबसे बड़ा पार्ट ये है कि देखिए वो जो फेज था ना कश्मीर का, वो फेज, क्योंकि हमेशा हम प्रेजेंट में जीते हैं। आज जो कश्मीर दिख रहा है, हालांकि आज की चुनौती कश्मीर की अलग चुनौती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की चुनौती कोई पहले की चुनौती से कम या अधिक है, बट एक अलग किस्म की चुनौती है। वो चुनौती तो तब की थी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं रूरल कश्मीर में भी 94 to 97 डिप्लॉयड था। यही साउथ कश्मीर, अनंतनाग, पुलवामा जुरिडिक्शन हमारे पास था। वो टाइम वो था कि जिस चुनौती के लिए आप गए हैं वो चुनौती बिल्कुल नई थी, यानी समथिंग न्यू यू आर फेसिंग, जिसका कोई टेम्पलेट नहीं है, जिसका कोई लिटरेचर नहीं है, जिसमें शामिल होने वाले जो दहशतगर्द हैं उनकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, उनका कोई क्रिमिनल डेटा नहीं है, उनका कोई फोटोग्राफ नहीं है, उनका कोई फोरेंसिक आप पे डेटा नहीं है। आप क्या करते थे? आप कश्मीर में इन लोगों को ट्रेस करते थे ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे। जैसे मैं जो पहले टर्म में गया तो मेरी WBR की बटालियन थी, वेस्ट बंगाल राइफल्स, बैरकपुर कलकत्ता में रेज हुई, 1971 वार लड़ी हुई, जिसके 80% ट्रुप्स नॉर्थ ईस्ट से थे, वो बंगाल से थे। उन्होंने कश्मीर कभी नहीं देखा था। अच्छा। तो ऐसे वर्कफोर्स को ले जाना, कश्मीर के एक नई चुनौती के अंदर उन्हें ट्रांसफॉर्म करना, उनको वहां के क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन के साथ कस्टम करना, वहां के लैंग्वेज, एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ टेररिज्म, जो टेररिज्म बड़ा ही फेसलेस है, जिसकी कोई हायरार्की दिख नहीं रही है, कोई लीडरशिप का रूप खाका नहीं दिख रहा है, और वहां आपको काम करना है। तो एक बड़ी अलग ढंग की चुनौती थी। हम सिटीजन्स को ये पता है कि ये सब हुआ है कश्मीर में, ये हमला हुआ है, बट डीप इनसाइड हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए नई जनरेशन में देखते हैं, बस हमें नई जनरेशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज देखिए टाइम तो हमेशा ग्रो करेगा। बिल्कुल। और आज की जनरेशन 2020, 21, 22, 17, 18, 16, 2010 में सर्विस में इंडक्ट हुई जनरेशन, 1989 से लेके 2005 के कश्मीर का फेज का उनको उतना ज्यादा उनको ज्ञान नहीं है। इतनी बात पार्लियामेंट एनकाउंटर के दौरान आपको बहुत सारी गोलियां लगी, यहाँ तक कि एक गोली अभी भी आपके शरीर के अंदर, यू टेल, ये एक सोवेनियर है मेरे लिए। सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी सारी गोलियां आपको लगी, व्हाट मेड यू स्टिल कंप्लीट द एनकाउंटर देयर एंड देन? एक्चुअली जो इसमें थोड़ा सा मैं बदलाव ये करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट अटैक दिसंबर 2001 में हुआ था,
और उसका जो मेन एक्यूज था कॉन्स्पिरेटर गाजी बाबा और उसके सहयोगी, ये लोग कश्मीर से ऑपरेट कर रहे थे। पार्लियामेंट अटैक जब हुआ तो फिजिकली ये नहीं आए थे, इन्होंने खुदकश दस्तों को तैयार किया, अच्छा, उनको ट्रेन किया, उनको दिल्ली में स्थापित किया। पटेल चेस्ट नॉर्थ कैंपस में इन्होंने किराए का घर लिया, वहां 3 महीने टेररिस्ट सेटल हुए। तिलक नगर ऑटोमोबाइल मार्केट से इन्होंने एम्बेसडर कार का जो बूट है उसको मॉडिफाई किया, जिसमें 80 केजी से लेके 1 क्विंटल तक का RDX भरा। सेकेंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी इन्होंने। When you tell me this, I'm having goosebumps. और उसके बाद गृह मंत्रालय की जो एंट्री पास वाली कार होती है उसका कहीं उन्होंने अपने तरीके से हैंडीकैम से जूम करके उसका एक फेक पास बनाया, उसके विंडशील्ड पे उसको चिपकाया, सो दैट कि इस कार को पार्लियामेंट में एंटर करते समय उसका फायदा मिले, उसका फायदा मिले कि ठीक है तो शायद डेजिग्नेटेड कार है। हाँ जी। तो उन्होंने एम्बेसडर कार को ही चुना क्योंकि वो बड़ा ही मुकम्मल प्लानिंग करना चाहते थे और उन्होंने किया। उसके बाद उनको RDX प्रोवाइड करना, AK-47 ग्रेनेड्स, ऑमिनेशन, थोराया सेट जो कि सैटेलाइट फोन, और लोकल मोबाइल नंबर यहाँ का, लोकल सिम। तब कैमरा वाले मोबाइल आए नहीं थे, तब नोकिया 1800 और वो छोटे वाले मोबाइल चलते थे। हाँ जी। तो ये सारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाला गाजी बाबा था। और टेररिस्ट खुदकश दस्ता 13 दिसंबर को जब पार्लियामेंट पर अटैक किया तो कुछ एक वजूहात से वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन टेररिस्ट सारे मारे गए बाहर। मारने के बाद जब तफ्तीश शुरू हुई तब गाजी बाबा की तरफ पूरी घड़ी की सुई गाजी बाबा की तरफ गई कि भाई इसका मेन मास्टरमाइंड तो ये है, ये तो फुट सोल्जर हैं जिन्होंने हमला किया, फुट सोल्जर हैं, बट हु इज द ऑपरेटर, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द एंटायर प्लानिंग, ही वाज गाजी बाबा। तो गाजी बाबा को हंट करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए पूरा कश्मीर में कोशिश हुआ। अब सवाल ये था कि गाजी बाबा ट्रैप में आया कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना। हाँ जी। गाजी बाबा जनरली गुरिल्ला वार का जंगल, पहाड़, नदी और डिफिकल्ट एरिया में फाइट करने का माहिर था वो। ओके। जब उसने कश्मीर में अपना हाइड आउट बनाया तो उसने जंगल और पहाड़ को चुना। अच्छा। तराल की पहाड़ियां, अनंतनाग की पहाड़ियां, इसी तरह से गंदरबल जो आउटस्कर्ट है श्रीनगर सिटी का। तो श्रीनगर सिटी में वो नहीं रहता था, बहुत कम आता था। पार्लियामेंट अटैक के बाद वो अचानक हाईलाइट हुआ। अच्छा। पार्लियामेंट अटैक से पहले तो उसके नाम की चर्चा नहीं हो रही थी क्योंकि वो उसका नाम सामने आया नहीं था। वो एक फेसलेस लीडर था। ओके। और पार्लियामेंट अटैक के करीब 1.5 महीना पहले एग्जैक्टली 1 नवंबर 2001 को JNK असेंबली पर भी अटैक हुआ था। JNK असेंबली पर अटैक? JNK विधानसभा श्रीनगर पे भी दिन दहाड़े अटैक हुआ था। 1 महीने पहले? 1 महीना पहले 1 अक्टूबर को हुआ था। और आप 13 दिसंबर ले लीजिए तो आई थिंक 2 महीना 12 दिन यानी 72 डेज पहले। तो वो अटैक भी जैश मोहम्मद ने किया था और उसको भी गाजी बाबा ने ही करवाया था। लेकिन उस अटैक में जिंदा कोई पकड़ा नहीं गया था। ओके। इसलिए गाजी बाबा का तिलिस्म उस समय तक भी इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आया था। पार्लियामेंट अटैक एक ऐसा लैंडमार्क अटैक था कि जिसमें गाजी बाबा का टोटल प्रोफाइल सामने आया कि भाई ये वांटेड हमारा टेररिस्ट है, जैश मोहम्मद को ये चला रहा है इंडिया में। अब उसको हमारे जाल में कैसे आया ये मैं आपको शार्ट में बताने की कोशिश करता हूं। 2001 में अटैक हो गया तो पूरा ईयर 2002 जो था ना, ये कॉप किलिंग का एक बड़ा ही ट्रेजिक फेज रहा है कश्मीर में, जिसमें उसने छोटे छोटे ग्रुप में साइलेंसर पिस्टल से यूनिफॉर्म पर्सनल को अटैक करने की कोशिश की। वो यूनिफॉर्म किसी की भी हो, वो बीएसएफ का जवान हो सकता है, वो आर्मी का सिपाही हो सकता है, वो जेके पुलिस का सब इंस्पेक्टर हो सकता है, उसको वर्दी में चाहिए। और ये लोग साइलेंसर पिस्टल से शूटिंग करके और गलियों में, कोचों में और भीड़ भरे एरिया में भाग जाते थे। अच्छा। ये बड़ा डिमोरलाइजिंग था। इससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई और इससे मोरल बड़ा डाउन होने लगा, क्योंकि ड्यूटी देने के लिए आपको पब्लिक प्लेस में रहना है, भीड़ भरे एरिया में रहना है। तो ये जब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया, बहुत सारी डेथ्स हुई, तो इसके पीछे सारी फोर्सेज, सारी पुलिस लगी हुई थी इसको वर्कआउट करने के लिए। और यही वो टाइम था कि जब हमारी टॉप लीडरशिप ने कश्मीर का दौरा करने का निर्णय लिया। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी
ने डिसीजन लिया कि हम श्रीनगर आएंगे, और उनका जो ऐलान था, इस ऐलान को गाजी बाबा ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और वो अपना बेस शिफ्ट कर गया श्रीनगर सिटी में। यानी ही केम क्लोजर टू दी श्रीनगर सिटी मेन एरिया, क्योंकि वहां से उसको ऑपरेट करना आसान था। हाँ जी। और ये सबसे बड़ा कारण बना कि बेसिकली हमारी और उसके बीच की दूरी कम हुई, और प्रधानमंत्री महोदय 2003 को श्रीनगर आए और उनका पूरा विजिट बड़ा सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। लेकिन उनकी मौजूदगी में, जबकि प्रधानमंत्री महोदय स्वयं श्रीनगर शहर में थे, जैश ए मोहम्मद ने लाल चौक में एक होटल पे अटैक किया उसी दिन, सेम नाइट 27 को ही। वो अटैक उन्होंने जो किया वो जस्ट एक अपने आप को शो करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा को तो भेद नहीं सकते थे, वो ना वो भेद पाए, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए उन्होंने जो अटैक किया, उन्होंने कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर लैंड की एयरपोर्ट पे, और प्राइम मिनिस्टर महोदय अपने जो नियुक्त उनका स्थान था शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डलगेट, वो उनका वेन्यू था जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होनी थी, सेफली गए और पूरा रूट सिक्योर था। पूरे रूट पर कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया बीएसएफ जेके पुलिस ने, और वो एक सक्सेसफुल बात थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने वेन्यू पे पहुंच गए, उसके बाद जब रोड ओपनिंग पार्टी विड्रॉ होने लगी, तो उस दौरान जैश ए मोहम्मद के एक दस्ते ने लाल चौक में एक होटल पे अटैक किया। वो पूरी रात इनकाउंटर चला 27 अगस्त को। उसमें 6 टेररिस्ट मारे गए, बीएसएफ ने 6 टेररिस्ट मारे मॉर्निंग तक, और बीएसएफ की 3 शहादत हुई। अच्छा। 3 जवानों की जिंदगी की कीमत पे 6 टेररिस्ट हमने मारे। 28 को प्रधानमंत्री महोदय को वापस आना था दिल्ली, तो वहां का यही एक हम लोगों का जो एक रिस्पेक्ट देने का दस्तूर है कि जो शहीद हुए उनकी डेड बॉडी 28 को उनके नेटिव प्लेस पे जानी थी। हाँ जी। तो उनके पार्थिव शरीर को सम्मान देने के लिए हम लोग एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय का तब तक जहाज उड़ चुका था। लेकिन देखिए जैश ए मोहम्मद की हिम्मत कि 27 के अटैक से ही वो कंटेंटेड नहीं हुए, उन्होंने 28 की भी प्लानिंग कर रखी थी। अच्छा। 28 को जो इनको अटैक करना था, वो पाकिस्तानी सुसाइडर हमने जिंदा पकड़ लिया। वहीं गाजी बाबा के कॉफिन की नेल वहीं ठुक गई। अच्छा। अगर 28 को उस पाकिस्तानी को हम जिंदा ना पकड़ते तो कुछ नहीं, तो शायद ये ऑपरेशन उस मोड़ पर ना पहुंचता जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये टेररिस्ट अंसार भाई नाम था इसका, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद पाकिस्तान का था। वो एक बाइसाइकिल का हैंडल हाथ में पकड़े हुए और वॉक करके हुए गली से आ रहा था। उसको भी इसी तरह से किसी एक टारगेट पे अटैक करना था। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, बस अड्डा हो सकता है, मार्केट हो सकता है, होटल हो सकता है, एनीथिंग जो उससे समझ आता वहां वो करता और एक न्यूज बनाता कि भाई सी आई एम हियर। तो ही ट्राई टू डू दैट। इसी वक्त मैं एयरपोर्ट पे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देके और मैं वहां से लौट रहा था और पिछली रात एक डीआईजी के शोल्डर में गोली लग गई थी। अच्छा। 27 के रात वाले इनकाउंटर में वो इन बिटवीन एक हॉस्पिटल था, उसमें एडमिट थे। तो मैं सोचा कि उनको देखते हुए भी चलो, और जो ही मैं हेडक्वार्टर पहुंचा त्यों मैग्नेटो टेलीफोन पे हमारे एक डिप्टी एसपी ऑफिसर ने, असिस्टेंट कमांडेंट ने फोन किया। उसने बोला सर यू कम इमीडिएटली टू माई हेडक्वार्टर। तो इस तरह का जो पैनिक फोन होता है वो हमेशा आपको एक नेगेटिव थॉट लाता है कि अरे कुछ हो गया। तो मुझे लगा कि उसके हेडक्वार्टर पर अटैक हो गया, क्योंकि हम लोग टारगेट थे। ऑपरेशनली हमारी बटालियन बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा, हम टॉप पे थे। तो हमारे हैंड्स फुल होते थे ऑपरेशन के लिए। हम प्लान करते थे अच्छा कल कौन वाला करें ऐसा। जब मौके पे पहुंचा, करीब 5 मिनट का रास्ता था, 8 मिनट का, तो देखा कि एवरीथिंग वाज साइलेंट, कहीं कोई आवाज नहीं, गोली की कुछ फायरिंग नहीं हो रही है। तो दैट ऑफिसर वेरी स्माइलिंगली पुटिंग हिज राइट हैंड इन पॉकेट, हिमांशु गौड़, वो वॉक करते हुए बाहर आया और बोला सर कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा फॉर व्हाट? बोला सर वी कॉट लाइव पाकिस्तानी सुसाइडर। तो मैंने कहा वेयर ही इज? कहा सर बगल के कमरे में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यू कैन सी। आई कैन सी। तो मैं जब रूम में गया तो देखा कि यंग मैन ऑफ 21 years सिटिंग। तो उसने बोला सर ये जनाब आज के अटैक की सुपारी इनके पास थी।
ये जा रहे थे, वो चांस इनकाउंटर में इनको हम लोगों ने गली में पकड़ लिया। ओके। इससे पहले ये कुछ करते, इनको दबोच लिया। तो इनकी जब शर्ट उठाई तो कंप्लीट ओह माय गॉड। बेल्ट में ग्रेनेड्स लगे हुए, मैगजीन लगी हुई। इनका जब ट्राउजर का एक साइड उठाया तो उसमें नी कैप में पिस्टल फिट थी, दूसरा साइड उठाया तो नी कैप में वायरलेस सेट फिट था, और साइकिल के कैरियर में एक थैला था जिसमें AK-47 राइफल थी। And he was just 21. He was 21 years, मतलब कंप्लीट मुस्टैचो भी नहीं उसकी आई थी। तो उसका हमने बातचीत शुरू किया। मैंने कहा कि बेटा तुम कहाँ से हो? कहा यहीं से हूँ। वो कश्मीरी नहीं बोल पा रहा था, तो हमने कहा कि तुम यहाँ से तो हो नहीं। तो वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम विद हार्ड हैंड। तो उसमें एक स्टेज आई कि उसको बताना पड़ा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो इस पाकिस्तानी के इंट्रोगेशन में एक कुछ ऐसी इसके मुंह से लूज टाक निकला कि हमारे ऑपरेटर ने बोला कि सर ये 07 कोड है, ये अंसार भाई का कोड है। अच्छा। तो जैसे परत दर परत खुलने लगी, फिर उसने बोला हाँ साहब 07। तो हमारा क्वेश्चन था कि अगर 07 तुम्हारा कोड है तो गाजी बाबा का 39 कोड है और तुम दोनों बातचीत करते हो। ओके। तो उसने बोला सर आई एम डिप्टी चीफ ऑफ गाजी बाबा। ठीक है। उसने बताया कि मैं छताबल में मेरा हाइड आउट है। अच्छा, तो छताबल में तुम्हारा हाइड आउट है, वो मिस्ट्री भी खुली। तो उसने बोला साहब वो हाइड आउट ऐसा है कि जिसमें मेरा एक पेयर पाकिस्तानी भी है, वी आर 2 पर्सन्स। तो आप मेरे हाइड आउट को रेड करो, तो जो कुछ है मेरे पे हथियार वगैरह वो आपको मिल जाएगा, और वो पाकिस्तानी अगर हाइड आउट में है तो यू बी रेडी फॉर इनकाउंटर। हाँ जी। नो प्रॉब्लम। तब हमारी प्लानिंग बनी कि रात को जो अड्डा है बता रहा है, 28 अगस्त की रात है जब PM साहब चल पड़े थे। द सेम नाइट। उस रात को हमने उस हाइड आउट को रेड किया। हमारी नेबरिंग बटालियन थी, उनके एरिया में था। तो वी वर रेडी फॉर इनकाउंटर। लेकिन धीरे धीरे जब हम घर में घुसे तो मैं पूरा वो कंप्लीट अंडरग्राउंड बेसमेंट देखा, मेरी आंखें खुल गई। दिल्ली का नक्शा, एक मैप एक वॉल पे। अच्छा। RDX को तौलने के लिए मशीन, बाकायदा मशीन, डिजिटल मशीन, जो RDX का कंपोजिशन बनाएंगे बम का, तो कितना क्या क्या चीज डाली जाएगी, वो धारा वेजिटेबल ऑयल के डब्बे का मुंह काट काट के ग्रेनेड के पूरे पीपे एकदम लाइन से, जैसे आर्मरी हो। यानी हथियारों के जखीरा का जो सेंटर है जैश का, वो था। और AK-47 राइफल्स, पिस्टल्स, रॉकेट लॉन्चर, कुछ कैश, इतना सामान मिला उसमें से कि उसको हम लोगों ने निकाला। हाउस ओनर बाहर आराम से बैठा था, एज इफ कि उसके यहाँ लोग कोई मुलाकात करने आए हो या कोई कर्टसी कॉल करने आए हो। कारपेंटर की डिटेल उसने दी, और 28/29 की नाइट में 12 बजे रात को हम लोग अपने अड्डे पे आए। सामान सारा डिस्प्ले किया, टारपोलिन बिछा के, एक एक चीज काउंट करके, और IG को खबर करी। तो IG साहब जो हमारे थे वो रात को ही आए। पूरा जब उन्होंने देखा पूरा रिकवरी, तो वो भी एकदम परेशान हो गए कि यार इतनी बड़ी रिकवरी। तो जो कारपेंटर का डिटेल मिला, तो उस कारपेंटर को पकड़ना था रात को ही, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग हो जाती तो कारपेंटर शायद हमें नहीं मिलता। तो वो खबर की गई, जो भी वहां लोकली डिप्लॉयड बटालियन थी वो रात को ही गई, वो कारपेंटर मिल गया हमको संजोग से। 29 अगस्त को दिन में हमने उससे बातचीत किया। बातचीत करते कराते शाम हो गई। शाम तक कारपेंटर कोई चीज एडमिट किया नहीं। फिर जो मकान मालिक जिसने कारपेंटर के बारे में बताया था, उससे उसको कन्फ्रंट कराया। कन्फ्रंट कराने के बाद वो कारपेंटर ने एग्री किया कि हाँ मैं इस तरह का काम करता हूँ, पैसे के लिए करता हूँ, और ये लोग मुझे फोर्सिबली लाते हैं और नकाब में रखते हैं। जब तक घर में हाइड आउट बन न जाए हमको जाने नहीं देते। तो बड़ा परप्लेक्स हुए हम लोग कि अब इसे कुछ पता ही नहीं है हाइड आउट कहाँ बनाया, तो फिर क्या करेंगे। देन ही टोल्ड कि आई रिमेंबर वन ऑफ द हाइड आउट। अच्छा, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, एक तो इसने एडमिट किया। हाँ जी। तो पूरा डिस्कशन के बाद 29 के रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे हमने इंट्रोगेशन को रोक दिया कि अब हम आज रात को वहां ऑपरेट करेंगे जहां ये कारपेंटर हाइड आउट बता रहा है। फिर तय हुआ कि 3:30 हम एक दिए हुए पॉइंट पे इकट्ठा होंगे। वहां हम लोग इकट्ठा हुए 3:30। वहां से हम लोग वॉकिंग गए और
जाके हमने उस घर को घेरा तो तब हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कि उस घर के अंदर वो हाइड आउट है कहाँ। घर तो क्लियर पता लग गया, हाइड आउट की लोकेशन तो नीचे से नहीं पता लगेगी। हाँ जी। फिर हम लोग अंदर घुसे, सीपी त्रिवेदी हमारे बैचमेट सेकंड इन कमांड, वो मेरे साथ थे और पूरी टीम थी। फर्स्ट फ्लोर पे गए तो सर्च किया तो कुछ नहीं मिला, रजाई गद्दे कुछ ब्लैंकेट्स पाइल अप करके रखे हुए थे। सेकंड फ्लोर पे गए, उसमें भी कुछ नहीं था। टॉप फ्लोर पे जब गए जहां लाइट जली थी तो कमरा अंधेरा था, हमको नहीं पता था हम डेथ के माउथ में जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा। तो वॉल पे स्विच बोर्ड मिला तो मैंने लाइट ऑन किया तो कमरा बिल्कुल खाली था। तो बड़ा परेशान हुए हम लोग कि इसमें तो कोई है नहीं, लेकिन अचानक हमारा ध्यान गया वॉल में एक शीशा था फिटेड, लुकिंग मिरर। अच्छा। वो काफी बड़ा था, आदम कद का। तो कारपेंटर को जब थोड़ा सा हम लोगों ने बातचीत करी तो उसने शीशे की तरफ इशारा किया, क्योंकि वो शीशा डिजाइन उसी ने किया था। वो शीशा की तरफ हमारा देखना, हम गाजी बाबा के बैरल से हम 1-2 फुट 3 फुट दूर थे। अच्छा। उस शीशे के पीछे एक पैरेलल चैम्बर बना हुआ था जिसमें बैठा था, हाइड आउट उसका। और सीसीटीवी, नाइट विजन डिवाइस के साथ सीसीटीवी उसने फिट कर रखी थी, जबकि उस टाइम में सीसीटीवी हमने कभी देखा ही नहीं था, ना ही सीसीटीवी के बारे में कोई नॉलेज थी। वो उस समय सीसीटीवी फिट कर रखा था और सीसीटीवी से वो मॉनिटर पे हमारी पूरी एक्टिविटी देख रहा था। लेकिन वो इसलिए एक्सपोज नहीं किया कि उसको ये नहीं पता था ये लोग हाइड आउट तक पहुंचेंगे। अच्छा। तुम्हारे एक ऑफिसर बेनुचंद्रन ने उसको सीधा किक किया, उसने शीशे पे किक करते ही ग्लास टूट गया और ग्लास के पीछे वो बिल्कुल आर्म्ड, वो और राशिद भाई 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट आर्म्ड बैठे हुए थे। और अब जब उनके सिर पे आ गई तब उन्होंने फायर किया। तो जो पहला फायर का झटका था वो कांस्टेबल बलबीर सिंह, जो इस ऑपरेशन में शहीद हुए, उसको लगा और वो बिल्कुल एक पैंट्री टाइप थी, वो गिर गया। वी कुड सी हिम फॉलिंग। और हमारी फायरिंग आपस में शुरू हुई और एक स्टेज आया कि मेरे हाथ पे बस्ट लगा। अच्छा। कितने टेररिस्ट हैं, क्या वेपन यूज कर रहे हैं, कितने मरे कितने नहीं मरे, इसका कोई आइडिया नहीं लग रहा है। कमरा अंधेरा, ग्रेनेड्स चल रहे हैं। एक शहीद हो गया था, लास्ट में 3 लोग बचे थे हम लोग कमरे में, बेनुचंद्रन असिस्टेंट कमांडेंट, सीपी त्रिवेदी सेकंड इन कमांड और मैं। अच्छा। यहाँ गाजी बाबा की बॉडी अकेली लटकी हुई, बट ये पता नहीं लग रहा था कि हाइड आउट का साइज कितना है, कितना डीप है, अंदर क्या है, कैसे पता लगेगा। इट वॉज ए गन बैटल। जब मैं दाहिने हाथ से मेरी राइफल बस्ट होके पड़ गई और मैं इंजरी देखा, बाकी इंजरी का मुझे कुछ पता नहीं लगा, हाथ का पता लगा क्योंकि हाथ से सेंसेशन खत्म हो गया था। मैं होश में था, आई कुड वॉक, आई कुड टॉक। तो मैं सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पे आया तो जवानों ने आवाज दिया कि आप 2-3 स्टेयर और नीचे आओ। फिर उन्होंने मुझे सहारा दिया और मैंने, जो मेरा ऑफिसर था उसको मैंने बोला घर नहीं छोड़ना। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में गया, जब उन्होंने बॉडी एग्जामिन किया तो उन्होंने बोला नहीं, देयर इज ए बुलेट, आपके पेट में परफोरेशन है, इंटेस्टाइन में गोली है। और हाथ तो जो था तो था ही, चेस्ट में 2-3 साइड से लगे हुए, दाहिने पैर में गोली लगी हुई। So that bullet is still inside you? हाँ, 1 bullet is inside, that is in a left greater sciatic notch। दाहिने साइड से एंटर करी और उसने स्पाइनल कार्ड को ब्रूज किया, जिससे सेंसेशन लॉस हुआ राइट लेग में और वो अंदर ही लॉज हो गई। अच्छा। तो डॉक्टर्स ने बोला कि वी हैव टू ऑपरेट यू इमीडिएटली, आपका एब्डोमेन खोलना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मिलिट्री हॉस्पिटल मुझको रेफर कर दो। तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल गया, होश में था, वो ऑपरेशन थिएटर में डाला गया, एनेस्थीसिया तक तो याद है, उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं। आपकी इस वीरता और जो आपने इतनी स्मूथली ऑपरेशन होल्ड किया, शायद ये सब की वजह से अब आपकी एक बायोपिक आ रही है, ग्राउंड जीरो। आपका किरदार निभा रहे इमरान हाशमी जी, मगर हमने इमरान हाशमी जी को सिर्फ रोमांटिक रोल्स करते हुए देखा है। उनका किरदार आपके नाम के साथ NND दुबे का, जो आपने कहा कि 137 मिनट द टैग विल बी देयर, आपको क्या लगता है वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? जहां तक रोल की बात है, वो क्योंकि मुझे तो उन्होंने ऑफलाइन दिखाया था, तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं कि
a person, Imran Hashmi, has really conducted very well. And he's doing this for the first बहुत time. अच्छा किया है. This kind of role. रादर मुझे थोड़ा अप्रहेंशन था, और जिस तरह से आपने सवाल पूछा, ऐसे कई लोगों ने इस पे प्रश्न पूछे हैं, तो उसको मैं उस नजरिए से ज्यादा देखा. मुझे लगता है इसमें उन्होंने मेहनत बहुत की है, और मैं बहुत ज्यादा वरीड था फिक्शन एंड फैक्ट्स को लेके. बट दिस इज अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन फिक्शन एंड फैक्ट्स. एक्सेप्ट some portion of cinematographic freedom, the production house has done very great justice to the facts, barring few things which they have got a liberty to do. And Imran Hashmi ने भी इसमें बड़ी मेहनत की है और बहुत ज्यादा जस्टिफाई किया हुआ है वर्क को. तो that way I am satisfied कि I am satisfied. जैसा आपने बताया कि सिक्योरिटी लैप्स हुई थी, इसलिए शायद टेररिस्ट पार्लियामेंट में एंटर कर पाए विद फेक सिक्योरिटी. हमले के बाद उस वक्त 2001-2-3 मान लीजिए, और आज हम 2025 में जी रहे हैं, सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव हुई है और लोगों की आइडेंटिटी एज अ इंडिविजुअल कैसे बिल्कुल फेक नहीं हो सकती अब. उस समय क्या था कि क्या होता ना कि देखिए, दिस इज ए मैचिंग, जो कहते हैं कि रिस्क एंड प्रिपेयर्डनेस एक मैचिंग फैक्टर्स होते हैं. हम लोग जो एक सिक्योरिटी प्रिपरेशन करते हैं कभी भी फुल प्रूफ नहीं होता. सिक्योरिटी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप 100% फुल प्रूफ करें, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है किसी न किसी लूप होल की. तो उस टाइम में डिजिटल का जमाना नहीं था, मैनुअल चीजें होती थी, किसी चीज की कॉपी पेस्ट करना बड़ा आसान था. अभी जब कंप्यूटर और बायोमेट्रिक्स और इन सारे इस चीज़ों की वजह से इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, बट मैक्सिमम तो यही है कि ये चीज़ें फुल प्रूफ है. अभी भारत सरकार ने काफी कुछ ऐसा कर दिया है कि आइडेंटिटी बिल्कुल सॉर्टेड रहे किसी भी इंडिविजुअल का. एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है ये. एंड देयर इज अ चेन ऑफ आज के तारीख में आप 20 रुपए का ब्रेड भी आप बिना अपनी आइडेंटिटी की डिलीवरी नहीं ले सकते. ये बहुत बड़ी बात है. आपको OTP आएगा, बारकोड आएगा, पासवर्ड आएगा, ये सब चीजें पहले नहीं थी. ये अलग चीज है कि हम लोग AI के कुछ एक अलग चैलेंजेस भी हम झेल रहे हैं, बट उन चैलेंजेस का भी रास्ता निकलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने कुछ एक साइड इफेक्ट भी छोड़ती है. उसको डील करना एक अलग चीज है, वो भी हमें करना पड़ेगा. बस इस टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा एक तरह से कह लिए कि एम्पावर किया है पूरे सिक्योरिटी रिजीम को. और आज के तारीख में पार्लियामेंट के एंट्री तो छोड़िए, पार्लियामेंट के एक छोटे से भी एस्टेब्लिशमेंट में कोई सोचे कि ऐसे चला जाएगा, इट इज टोटली इम्पॉसिबल. आपके जीवन के ऐसा कौन सा पड़ाव में आपको ऐसा लगा कि आपको फोर्स ज्वाइन करना चाहिए? व्हाट वाज दैट एज ऑफ योर्स? मुझे शायद इसकी बिल्डिंग चाइल्डहुड से हुई थी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर इंडियन नेशनल आर्मी थे. इट इज अ फैमिली. हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी थे. और अभी बर्मा में, म्यांमार में भूकंप आया, तो मैं अभी कल ही फैमिली ग्रुप पे लिखा था कि मेरी ख्वाहिश है कि म्यांमार में मांडले जेल में कभी जाके विजिट करूं, क्योंकि माय ग्रैंडफादर वाज इन जेल फॉर 4 years इन मांडले व्हेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस met an unfortunate air crash in Tai Pai. और सुभाष चंद्र बोस जी 46 में जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी गारो खासी जयंतिया, अराकान योमा, जैसा कि आपको पता है, सरेंडर करी, तो इनको जेल में डाला गया. तो ये मांडले जेल में बंद थे. ये 1947 एंड में आए मेरे ग्रैंडफादर, और मेरे फादर को सिर्फ 12 दिन का छोड़ के गए थे. इसीलिए मेरे चाचा और फादर के एज में 10 साल का अंतर रहा. So it was a childhood. हाँ, मतलब ये एक काफी बड़ा उनका जो एक चाइल्डहुड से सेकेंड वर्ल्ड वार, कंप्लीट हिटलर की हिस्ट्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जापानी फोर्सेस, हाउ दे फाट इन दैट. मेरे ग्रैंडफादर वायरलेस डिपार्टमेंट में थे, तो वो हम लोग सुनते रहते थे. और एक एज आई कि जब मुझे लगा कि मुझे एकेडमिक्स और यूनिफॉर्म में क्या चुनना है. So you chose the uniform. तो मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज ए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी कि मुझे एक ज़्यादा मौका मिलेगा, बढ़िया मौका मिलेगा. चैलेंजेस भी होंगे, बट उसके थ्रिल भी होंगे, रिकॉग्निशन भी होगा, शायद मैं बेहतर कर पाऊंगा. सिमिलरली यूथ जो है, दोज आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ न्यू इंडिया. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते हैं. तो उन लोगों को आप
क्या बताना चाहेंगे एज एन इंस्पिरेशन? मैं बहुत सारे बच्चों से ऐसे भी मिला हूँ जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके एक थोड़ा सा भय रहता है। इंथुजियास्टिक ग्रुप भी उतना ही है, बट कुछ ऐसे बच्चे भी मिले कि जिनको इसको लेके भय रहता है, या गंभीर रूप से घायल होने का खतरा या मर जाने का खतरा। दो रिस्क तो रहता है इन फोर्सेस में, फियर ऑफ डेथ, या फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड। दो बड़ा खतरा होता है। तो उस खतरे को हम इस तरह से पेश करते हैं कि ये डेस्टिन्ड है, ये तो नहीं आप इस फोर्स में होंगे तो भी जिसके साथ होना होगा। करेक्ट। हतोवा प्राप्त से स्वर्गम जीतवा वा भोग से महिम। तो मारे जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, और जीतोगे तो इस संसार का सुख भोगोगे। तो उनको मैं इस तरह से मोटिवेट करता हूं कि यूनिफॉर्म फोर्सेस, बीएसएफ है, आर्मी है, या इस तरह की जो भी फोर्सेस हैं, ये आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती हैं टू सर्व द नेशन। और इंडिया का रेलेवेंस सिक्योरिटी एस्पेक्ट में रहेगा, लॉन्गर टर्म में रहेगा, क्योंकि हम लोगों की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, हमारा नेबरहुड ऐसा है, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसी रही है कि हमको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इन तरह की ताकतों से निपटने के लिए। तो उसके लिए हमारे यूथ को भी मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और इतनी बड़ी रिच यूथ कहीं है भी नहीं दुनिया में, नहीं है बिल्कुल। इतनी बड़ी। सो व्हेन यू गो डाउन द मेमोरी लेन, अब अपनी जिंदगी को एक वर्ड में आप कैसे डिफाइन करोगे? मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो कर्म है और कर्म के साथ भाग्य है, ये दोनों साथ साथ चलता है। हाँ जी। एक हाथ पे काम रखिए, दूसरे हाथ पे भाग्य रखिए, ये कहीं न कहीं कन्वर्ज होते हैं। तो आप यू जस्ट फॉलो योर वर्क। मेरे साथ का ऑफिसर कहता था सर कि क्या मुझे कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट इनकाउंटर में मिलेगा, उसकी बड़ा ख्वाब होता था, उसका इस फिल्म में रोल है। कहता था सर मेरी ख्वाहिश है कि ट्रेंड पाकिस्तानी टेररिस्ट से मेरा इनकाउंटर हो। 1.5 साल हो गया, कभी हुआ नहीं। मैंने कहा यू जस्ट डू योर जॉब एंड वन फाइन डे यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ही हैड दैट। अभी भी वो इस बात को रेफर करता है कि आप अगर अपना नॉर्मल वर्क फॉलो करते रहिए तो आपकी डेस्टिनी अपने आप कहीं कहीं कनेक्ट कर। वो कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलता, मगर सफलता एक दिन जरूर मिलता है। वो तो है कि मतलब शेर के लिए भी कहा गया है, हाँ जी, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब मजबूत शेर के माद में भी शिकार खुद चल के तो नहीं जाता। हाँ जी, उसके लिए शेर को भी एफर्ट करना पड़ता है। आज तक कोई शिकार चल के नहीं गया है। लेकिन आज द चेंज कोड में ऐसा लगा, बिल्कुल हमने एक मूवी देखी जो हम देखने जाते, जैसे उरी जैसे हमने मूवी देखी। जी। जैसा जैसा आप बता रहे थे, आई वाज विजुअलाइजिंग द बैकग्राउंड, यू नो, जैसा बैकग्राउंड हम देखते हैं, जैसे आपने पिस्तौल उठाई, इनकाउंटर किया, ऐसे गए, हम मूवीज में देखते थे। तो शायद जो शूट कर रहे हैं मेरी टीम और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि इट वाज मूवी which was without any edit in front of us, and our tagline बदलाव से बदलाव की ओर, आज ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। So you know, you have shown what is बदलाव से बदलाव की ओर to the country। आज आप यहाँ पर आए द चेंज कोड में, वाइब विद एडी, मुझे सच में it was an honor for me। You know, देश का वो हीरा आज हमारे सेट पर है। It was really an honor for us। It's all dedicated to the citizen of the country, to all those martyrs, and to the entire border security force and their martyrs, जो great शहीद उनके हैं, और पूरी टीम जो इसका हिस्सा थी, मैं पूरी सफलता उनको डेडिकेट करता हूँ। and the people like you who make all the efforts to bring such inspirational story to the so this the youth really wants to know, not only the youth, the citizen of the country, हिंदुस्तान के लोग actually उन्हें नहीं पता कि ये deep inside behind the scenes क्या होता है। जी। क्योंकि आप लोग हमें प्रोटेक्ट करते हो और हम बहुत चैन की नींद सोते हैं, बट उसके पीछे आप अपना जान दांव पे लगाते हो, ये किसी ने नहीं सोचा कि कैसे करते हैं। सो यू मेड अस, थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छा लगा आप आए। और अब आगे की जो भी यू नो मूवी की जो बची है, मे बी क्लाइमैक्स बोल रहे, हमें क्लाइमैक्स देखना बाकी है, वो हम बड़े पर्दे पर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।